नमस्कार दोस्तों, संवाद भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम विपिन। आज मैं आप लोगों से कल के जो वीडियो मैंने किया था शिवसेना और एनसीपी और बीजेपी को लेकर जो राजनीति हो रही थी महाराष्ट्र में, उसी के सिलसिले में आगे मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अगर आपने देखा होगा, कल प्रताप सरनाईक ने जो एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें एक लेटर बॉम्ब की तरह भी मीडिया ने उसको काफ़ी उछाला था और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मीडिया ने ये तक कह डाली कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस होने वाला है और इसी के लिए प्रयत्न चालू है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो से लगातार ये कह रहा हूँ कि बीजेपी और शिवसेना का अलायंस जो है अभी पॉसिबल नहीं है और देवेंद्र फडणवीस जी ने कल एक बयान दिया था, तुरंत रात को बयान जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और हम अपने बल पर चुनाव लड़कर जीतने के लिए पर्याप्त हैं। मित्रों, इसके पीछे की राजनीति के बारे में आज जानेंगे, आज थोड़ा बात करेंगे। क्या है इस चिट्ठी के जो लेटर बॉम्ब प्रताप सरनाईक ने लिखी थी उसके पीछे की राजनीति, उसी लेटर के बॉम्ब की टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा एक बात करेंगे। देखिए मित्रों, 19 तारीख को शिवसेना का फाउंडेशन डे था और उसी विषय पर शिवसेना के पक्ष के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक भाषण दिया था। उस भाषण पे उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व का जो कार्ड खेलती है वो उसके एसेट नहीं है, हम भी हिंदुत्ववादी है, हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह। और कांग्रेस को भी उन्होंने स्वबल के जो खुद के ताकत में लड़ने के चुनावी नारे को लेकर उन्होंने भाषण किया था, वो सब हम लोगों ने देख लिया। देखिए, लगातार मित्रों कांग्रेस अकेले लड़ने की बात कर रही है और जब कांग्रेस अकेली लड़ने की बात कर रही है तो शिवसेना और एनसीपी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, खास करके शिवसेना में। और संजय राउत जी बार बार आके ये बयान दे रहे हैं कि हम चुनाव एक साथ लड़ेंगे, शरद पवार जी ने भी ये बोला है। लेकिन दोस्तों, कल जो 9 जून की जो प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को जो पत्र लिखा था, वो 20 तारीख को यानी 19 तारीख के फाउंडेशन डे के बाद 20 तारीख शनिवार को बराबर लीक हुई। अब ये किसने लीक किया, वो लेटर अगर आप देखोगे तो रिसीव्ड, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से रिसीव्ड जो स्टैंप है, वो उस लेटर में जो वो खत लिखता है उसको रिसीव मिलता है, वो वाला कॉपी लीक हुआ है। इसका मतलब वो प्रताप सरनाईक के कैंप से लीक हुआ है। प्रताप सरनाईक हम सब जानते हैं ठाणा में जितेंद्र आव्हाड के और एनसीपी के बहुत क्लोज है और उसी तरह उनका अजित पवार और शरद पवार जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो क्या शिवसेना ने उनको अबेंडन किया है, तो वो क्या एक संदेश देना चाहते हैं? क्या एनसीपी उनको मोहरा बनाकर खेल रही है? क्योंकि कल के वो लेटर बॉम्ब के एकदम बाद आज शरद पवार दिल्ली में पहुंचे, मतलब कल रात को ही पहुंच गए थे और आज उन्होंने वहाँ पे प्रशांत किशोर से बातचीत की और प्रशांत किशोर से बातचीत करने के बाद कल उन्होंने कुछ ऑपोजिशन पार्टियों की मीटिंग बुलाई है। मित्रों, हम ये आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। जिस तरह मेरा एनालिसिस बता रहा है, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि एनसीपी और शिवसेना का अलायंस होना ऑन पेपर मुश्किल है और उसके कारण मैंने कल डिस्कस किए, कल के वीडियो अगर आपने देखे होंगे, कि जिस जगह पे शिवसेना लड़ी है वो जगह पे उन्होंने एनसीपी के और कांग्रेस के लोगों को हराया है। वापस से अलायंस कर कर उन्हीं के साथ में प्रचार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और 30 साल से वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। ये एक कारण नहीं, दूसरा एक कारण है कि सामाजिक जो जातीय राजनीति महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस ने सालों प्रैक्टिस किया है, वो कहीं ना कहीं शिवसेना उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। शिवसेना कभी भी कास्ट कार्ड पे राजनीति की है नहीं है। उनका दो ही राजनीति का कार्ड है, वो है हिंदुत्व और मराठी अस्मिता। ये दोनों एनसीपी के राजकारण में नहीं आता क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस मुस्लिम अपीसमेंट और कास्ट पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। इसीलिए कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और यही कारण है आज नाना पटोले ने एनसीपी को चैलेंज किया, जयंत पाटिल को चैलेंज किया कि आप शिवसेना के साथ प्री पोल अलायंस अनाउंस करके बताइए, हिम्मत है तो। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी कि हम प्री पोल अलायंस करेंगे या तो अकेले लड़ेंगे, लेकिन अलायंस करेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी या प्रकाश अंबेडकर के साथ। ये करने के बाद कांग्रेस ये चैलेंज कर रही है एनसीपी को। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शिवसेना इस प्री पोल अलायंस का पार्ट नहीं होगा और होगा तो एनसीपी कांग्रेस और वंचित का अलायंस होगा।
ये एक हुआ। लेकिन शरद पवार जी अब दिल्ली में गए कि और वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं प्रशांत किशोर से मिलके, अब कोई चुनाव तो है नहीं, क्या कर रहे हैं। तो मित्रों इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ रहा है, दूसरा वो बीच में बीमार चल रहे थे तो शायद वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना पार्टी का भागदौड़ और संगठन का भागदौड़ वो अपनी बेटी या अपने परिवार के किसी सदस्य को देना चाहते हैं और खास करके अपनी बेटी को ही देना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स में है। तो दोस्तों ये जो शरद पवार जी का दिल्ली दौरा है, ये मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस को अलग रखकर जो राजनीति कर रहे हैं वो कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है और वो वही चाहते हैं कि कांग्रेस को ये अच्छा ना लगे और कांग्रेस के जिम में यह अलायंस टूटने की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं। मतलब अगर कल सरकार गिरी महाविकास आघाड़ी की तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस हो और कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूर कर दो कि वो अलायंस छोड़ दे। ये 1.5 साल के सरकार होने के बाद शरद पवार जी का ये बयान एनसीपी के फाउंडेशन डे में कि हम ये 5 साल चलाएंगे, उसके बाद नारायण राणे का बयान कि शरद पवार जो बोलते हैं उसका उल्टा देखो, वो बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। क्योंकि पिछले 50 साल की शरद पवार जी की राजनीति अगर देखेंगे और उनको नज़दीक में जानने वालों भी ये जानते हैं कि शरद पवार जी का जो बयान हमेशा होता है वो पॉलिटिकली उसका अर्थ दूसरा निकाला जाना चाहिए और वो करते ही पॉलिटिक्स में उसी तरह का राजनीति है और इसके लिए शिवसेना डिस्टर्ब हो चुकी है। अगर आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का भी बयान देखेंगे तो उन्होंने फाउंडेशन डे में कहीं भी ये नहीं कहा कि ये सरकार 5 साल चलेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये पूछा कि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ये सरकार कब तक चलेगी, तो उनका भी बयान ये था कि वो बाद में देखते हैं, फिलहाल कोरोना से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी जो कांग्रेस और शिवसेना के एक नज़दीक आने से थोड़ा सा अपसेट थी, ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया है कि कांग्रेस को शिवसेना से पहले अलग करो। उसके लिए उन्होंने शिवसेना को एकला चलो, एनसीपी को एकला चलो रे के लिए मजबूर किया। नाना पटोले जी का बीएमसी के लिए मुंबई जगताप जी का बयान ये हारा था और इस बीच एनसीपी पूरा खेल देख रही थी, वो साइलेंट थी, वो कहीं पे भी कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रही थी। फाउंडेशन डे में शरद पवार जी ने एक बयान दिया। तो मित्रों ये राजनीति में फिलहाल इस तरह के एक रूमर्स फैलाए जाना कि एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी नज़दीक आ रहे हैं, ये भी उसी पॉलिटिक्स का पार्ट है जो दिल्ली जाकर अब अपोजिशन का एक यूनाइटी चाहते हैं। दोस्तों ये शरद पवार भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में 4 एमपी वाले पार्टी अपोजिशन को प्री पोल अलायंस में यूनाइट कर वो बीजेपी के खिलाफ एक ज़्यादा बहुत कुछ फर्क नहीं कर सकते कांग्रेस को अलग रखकर, क्योंकि कांग्रेस आज भी 19% मतदान उनके पास, 19% वोटर है उनके पास, मतलब करीब एक 20 करोड़ वोटर है उनके पास। तो ये जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो एनसीपी उसी को महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको अलग रख के एक पॉलिटिक्स खेलना मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं शरद पवार जी का बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करने और सेंटर में अगर हो सकता है कुछ डील, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में एक बात कही थी जिसमें मैंने क्लियर किया था कि पिछले 1.5 साल से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी ये कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी का अपॉइंटमेंट मिले, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार बनने से पहले मोदी जी और शरद पवार जी के साथ एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग के बाद ऑलमोस्ट है था कि बीजेपी एनसीपी सरकार बने और अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की 80 घंटे की सरकार हुई थी। उसी में से पूरा गड़बड़ शुरू हुआ, महाविकास आघाड़ी बन गई थी, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उद्धव ठाकरे के फोटो और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, ये सब हमने देखा है। तो मित्रों उसके बाद से मोदी और शरद पवार जी कहीं मिले, बात किए, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया। हालांकि 2-3 बार शरद पवार जी दिल्ली जाकर वापस आ गए। उसके बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको एम्बेरस भी होना पड़ा जब वाजे गेट और परमबीर सिंह पर आरोप लगे, अनिल देशमुख जी पर आरोप लगे थे और वो चल रहा है फिलहाल, केस कोर्ट में अपील पे चल रहा है। तो मित्रों उसको भी मैं एनालाइज करूंगा मेरे बाद के वीडियो में कि जब ये कोर्ट का एनालिसिस क्या हुआ, कोर्ट के हियरिंग में क्या हुआ और उसका महाराष्ट्र के राजनीति में क्या परिणाम हुआ है। फिलहाल मित्रों मेरा इतना ही कहना है, जो भी हो रहा है ये फिलहाल महाराष्ट्र को एक इस तरह की राजनीति को लेके जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सरकार गिराने के मूड में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब वो कोशिश नहीं कर रही है। तो अपोजिशन जो अब सत्ता में है महाराष्ट्र में, वो खुद ही
इसके लिए कुछ पहल कर रहे हैं क्या, और बयानबाजी और बाकी जो बॉडी लैंग्वेज है नेताओं के वो इसी तरह पे इशारा करता है। आज के लिए इतना ही। आप मेरा चैनल देखते रहिए संवाद भारत। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं और भी एनालिसिस लेके महाराष्ट्र की राजनीति और अलग अलग राज्यों की राजनीति को लेकर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।